हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत बीमारियां भी थोड़ी बहुत फैल रही हैं, इसलिए आप अपने हेल्थ को ध्यान रखें क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत सफर्ड हूँ। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन का। हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा तो नहीं कह सकते क्योंकि दिखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा सा, लेकिन अगर हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो एक छोटा सा ही टॉपिक है। क्लियर? इसका नाम क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखिए, अभी आपने इसके पहले बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की, राइट? अब पढ़ाई करने के बाद ये चीज़ें एक स्मॉल स्केल पे या एक छोटे स्केल पे क्या हो रही थी, डिस्कवरीज हो रही थी। साइंटिस्टों को लगा कि नहीं, थोड़ा बड़े स्केल पे काम किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लानिंग की। ठीक है, क्या की? एक प्लानिंग की और इस पे खूब सारा पहले पैसे कलेक्ट किए गए। बहुत सारे कंट्री के साइंटिस्ट, बहुत सारे कंट्री के ऑर्गेनाइजर, बहुत सारी कंट्री इसमें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से और बहुत एक लंबा टाइम लगा इस प्रोजेक्ट में। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ गया था? मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ गया था? मेगा प्रोजेक्ट। बहुत बड़े स्केल पे हो रहा था। अब बात आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा कि ह्यूमन में अगर किसी तरीके का डेवलपमेंट लाना है जेनेटिकल तौर पे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करनी पड़ेगी। जीनोम क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ जीन, है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन है, लगभग 33,000 जीन है। तो उन जीन्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? अब अगर बात निकल के आती है इसके इंट्रोडक्शन की बात करें या डेफिनेशन वगैरह देखें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डेफिनेशन में हम इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते ही, हमने आप बात ही कर ली। और उसके अलावा इसको इनिशिएट कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1990 से ये कब चला था? अप्रैल 2023 तक, है ना। लगभग 13 ईयर्स का ये पूरा टाइम मेरा था जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम हुआ। पूरा 13 साल, बहुत बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, है ना, अभी तक का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं, राइट। इसमें कई सारी USA की एनर्जिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुई और उसके साथ साथ इसका नाम क्या रखा गया? इसके अलावा और एक नाम बोला जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। मतलब कि इसमें जीनोम की सीरीज या सीक्वेंसिंग पता की जाती है, इसकी नंबर, पोजीशन, साइज, है ना, किसी भी जीन की, किसी भी डीएनए की, किसी भी क्रोमोसोम्स की पता करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसी वजह से इसका नाम शायद क्या रख दिया गया? इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। इसका एम क्या था? ह्यूमन बॉडी में मल्टीपल या मोर देन जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, पता करना। ठीक है ना, क्लियर? मोर देन जीन्स को क्या करना? पता करना, उनके फंक्शन, उनके काम, है ना, उनकी पोजीशन। ठीक है, वो किस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई थी। इसके बाद निकल के आता है इसको इनिशिएट किसने किया था। तो इनिशिएट करने में अगर आप बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, तो फर्स्ट टाइम जेम्स वॉटसन का नाम आता है, क्योंकि डीएनए का अगर डबल हेलिक्स मॉडल दिया, इसका मतलब आइडियाज या बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पहले ही पता चल गई, राइट। तो बात करें इनिशिएट करने का क्रेडिट, तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस कोलिन्स। कौन? फ्रांसिस क्रिक था, यहाँ फ्रांसिस कोलिन है, अलग साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया था? इनिशिएट किया था। बट डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें, किसने इनिशिएट किया था? तो एलन मैक्सवेल एंड वॉल्टर गिलबर्ट। ठीक है, इन दोनों का नाम आता है किसमें? डीएनए सीक्वेंसिंग। पहले डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, उसी से उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इन्होंने ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंस करने का मतलब ये होता है कि उसे सीरीज से अरेंज करना, पता करना, है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब सीक्वेंसिंग के अंदर आता है, राइट। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर की अगर बात करें तो इस कैरेक्टर में हमारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, वो सब किस में ऐड कर दिया गया? कैरेक्टर में ऐड कर दिया गया। हालांकि दोस्तों इसके पहले हम एम बता सकते थे, पर कोई बात नहीं, हम कैरेक्टर देख लेते हैं, एम इसके बाद देख लेंगे क्या इसका एम रहा। हालांकि एम पहले होना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए कैरेक्टर की अगर बात करें तो
इसमें पहला कैरेक्टर का क्या दिया हुआ है, इसमें सब जीन के नंबर, क्रोमोसोम के नंबर, एक क्रोमोसोम में कितने जीन, उसके अलावा एक जीन में कितने बेस पेयर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, कितना डीएनए हम यूज कर सकते हैं, कितने % डीएनए डिस्कवर्ड किया गया, कितना अननोन है ना, ये सारी चीज़ें भी हम इसी कैरेक्टर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। कितने ऐसे जीन हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं, कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज करते हैं, कोई ना कोई सिंड्रोम कॉज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम, ठीक है ना। इनका कहना था कि जो ह्यूमन में टोटल अगर किसकी बात करें, न्यूक्लियोटाइड की, कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो लगभग 3000 है, अप्रॉक्सीमेट की बात करें 3164.7, ठीक है। इतने मिलियन आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन मतलब कि 3 करोड़ के करीब दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, राइट, क्लियर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस बट साइज इज वेरी जेनेटिकली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रॉफिन टू द 2.4 मिलियन बेस। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या बोला है, पहला बोला कि एवरेज एक जीन लगभग कितना 3000 बेसिस कंटेन करता है, कितने बेसिस 3000, एक जीन की बात हो रही है ना, क्लियर है। और टोटल हमारे जीन में हमारी बॉडी में कितने जीन है हम आगे बात करेंगे, 33 है करीब या 30,000 है। और सोचो कि एक जीन में कितने बेस हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक जीन में 3000 बेस हैं, बट क्या करते हैं ये अलग अलग जीन के हिसाब से ये वैरी करते रहते हैं, ठीक है ना। इनका जो साइज होता है जीन का, जीन की नंबर तो भले यही रहे लेकिन साइज थोड़ी बहुत छोटी बड़ी वैरी कर सकती है, मतलब डिफरेंट साइज के हो सकती है जीन, राइट। ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रॉफिड टू द 2.4 मिलियन बेसिस, ठीक है। देखिए आपके बॉडी में लगभग कितने 33,000 है, तो ये कह रहा है कि ह्यूमन जीनोम में 2.4 मिलियन है ना, कितने 2.4 मिलियन बेस, इतने बेस लगभग क्या हैं जो एक तरीके से अफेक्टेड हैं, एक तरीके से डिसऑर्डर कॉज करते हैं, क्या करते हैं, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन का मतलब क्या है, कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई बैरियर कॉज करेगा अगली जनरेशन में, है ना। जैसे हमारे जीन में जैसे एक ओंकोजीन है जो क्या कॉज करता है, कैंसर। तो यहीं पे अगर आप देखोगे डिस्ट्रॉफिन, तो डिस्ट्रॉफिन का मतलब क्या है कि एक तरीके से 2.4 बेस ऐसे हैं जो बिना काम के हैं, किसी काम के लायक नहीं, कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं किसी न किसी फैक्टर की वजह से, है ना। तो ये मतलब अनयूजुअल एक तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000 एट ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। दो पॉइंट इसमें बोला, पहला क्या बोला इन्होंने, द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड, लगभग ह्यूमन बॉडी में कितने जीन हैं 30,000, ये अप्रॉक्स की बात है। वैसे तो जब डिस्कवरी किया स्टार्टिंग में तो 80,000 से 1,40,000 तक जीन थे, लेकिन उसको एक तरीके से क्लियरिफाई करते करते मतलब एक तरीके से अप्रूव्ड करते करते कि भाई कौन काम के लायक जीन है, कौन नॉन फंक्शनिंग जीन है, कौन फंक्शनिंग है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जीन थे जो मतलब कि कई सारे जीन के थ्रू एक ही फंक्शन परफॉर्म किया जाता था, तो उनको कॉमन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हो गए, लगभग 30,000, राइट। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड सॉरी 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। इसका कहने का मतलब है कि आपके बॉडी में अगर 100% जीन है तो उसमें से 99% ऐसे हैं जो अनयूजुअल हैं, जिनका कोई फंक्शन हमें आज तक पता ही नहीं है। इसका मतलब हम कितने % डीएनए यूज करते हैं, कितने % जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं, तो 0.01% या 2% हम इस्तेमाल करते हैं, 2% इस्तेमाल करते हैं। 0.01% न्यूक्लियोटाइड एक स्पीसीज से या एक डीएनए से दूसरे डीएनए क्या होता है, अलग होता है ना। क्या लिखा है इसमें, ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम बट ऑल इन पीपल, बाकी 0.01% क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, 0.01% डिफरेंट होते हैं, और 99.9% क्या होते हैं, सेम होते हैं।
जैसे मेरा डीएनए अगर मेरा ब्रदर होगा तो उससे क्या क्या हो सकता है, 99% डीएनए मैच कर सकता है, लेकिन 0.1% डीएनए किसी से नहीं मैच करता। तभी तो वो आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि यस यू आर डिफरेंट टू अदर पर्सन। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ ओवर जीन, द फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन आर अननोन। मतलब अभी तक जितने 100% में से डिस्कवर हुए उनमें से 50% ऐसे हैं जिनके फंक्शन हमें पता ही नहीं है, अननोन है, राइट। और 50% ऐसे हैं जिनके हमें फंक्शन कुछ ना कुछ पता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेस देन 2%, लेस देन, ये 27 नहीं दोस्तों, 2%, ठीक है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। लगभग आपको जितने टाइप के जीन हैं उनमें से 2% ऐसे हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, बाकी ये अननोन है, बेकार हैं, किसी काम के लायक नहीं है, कोड नहीं करते, है ना। केवल वो वेस्टेज के रूप में हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते बस। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, कितना 100 to 1000 मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। देखिए इसमें से आपको पता होगा कि मल्टीपल 100 to 1000 ऐसे जीनोम हैं या ऐसे जीन हैं जो क्या हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। कितना दिया है, 100 to 1000 रिपीटेड सीक्वेंस है, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि आपका जो डीएनए है दूसरे पर्सन से कैसे डिफरेंट है। ये रिपीटेड सीक्वेंस ही बताता है कि आपका डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए से कैसे अलग है, क्योंकि बाकी जगह तो सिमिलर होता है, लेकिन ये 100 to 1000 ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे क्या होते हैं, डीएनए रिपीटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, वन क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन 2968 एंड द बाई क्रोमोसोम हैज फ्यूवेस्ट 231। देखिए इस पॉइंट से क्या बोला है कि आपके बॉडी में जितने क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स में मोस्टली एक जीन, है ना, एक जीन कितना 2968 बेस पेयर रखता है, जबकि वहीं बाई क्रोमोसोम, ये तो सबसे लार्जेस्ट है, जबकि वहीं बाई क्रोमोसोम क्या करता है, बाई क्रोमोसोम 231 मतलब 231 सबसे कम बेस पेयर रखता है, राइट। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। सॉरी बेस पेयर नहीं है, आई एम सॉरी, जीन है ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जीन ही होगा। तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2968 जीन और बाई के अंदर कितना सबसे कम 231 जीन, राइट। दोस्तों ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको समझाने वाली चीज़ नहीं रहेगी, आपको पूरा फैक्ट टू फैक्ट है, क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन, अच्छा ये तो हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही तो ये क्या करता है, ये एक इंसान को दूसरे इंसान से या एक सेल को दूसरे सेल से या एक डीएनए को दूसरे डीएनए से डिफ्रेंशिएट करता है मल्टीपल जगह। क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशन, इतने लोकेशन ऐसे हैं जहाँ क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, और इसके अलावा जो बचे वहाँ क्या होगा, डबल बेस पेयर होगा, रिपीटेड होगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा ना, क्या बोल रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वहाँ डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनिशियली एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ जीन वर 80,000 to 1,40,000 इन ह्यूमन जीनोम। शुरू में जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया तो जब जीन मिलना स्टार्ट हुए, शुरू हुए, कितने, लगभग 80,000 to 1,40,000 थे, लेकिन धीरे धीरे इसे एक तरीके से क्लियर किया गया फंक्शन उसके, और एक तरीके से सर्टिफाइड किए गए, तो कहीं ना कहीं 30,000 पे आके ये क्या हो गए, एक तरीके से फिक्स हो गए। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगला बात करते हैं नेक्स्ट इसके एम की। ठीक है, एम या गोल क्या है, फिर हम एप्लीकेशन, और ये हो जाएगा हमारा टॉपिक एंड। देखिए गोल्स की अगर बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, तो गोल्स में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रख के इसे क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और हमें क्या अचीव हुआ, हमें क्या अचीव हुआ ये तो दिख गया, लेकिन हमने गोल क्या सेट किया था वो थोड़ा देखते हैं, क्या वो गोल वाकई में अचीव हुए, कितने गोल अचीव हुए। तो इनमें से पहला गोल क्या था,
द डिटरमाइन ऑफ द सीक्वेंस बेस पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम। सही बात है, हमने कई सारे सीक्वेंस ऐसे पता किए है ना जो अननोन थे, जो हमें पता नहीं थे। ठीक है, सही बात है, ये अचीव हो गया है ना, सीक्वेंस बेस पेयर। ठीक है, दूसरा क्या हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से टू 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। ये बात सही है। कितना हमने टारगेट रखा 20 से 25,000, लेकिन हम आके कहाँ फिक्स हो गए, हम 30,000, मतलब कहीं उससे ज़्यादा हमने जीन को अचीव किया है ना। इसमें कितना बोल रहा है, 20,000 टू 25,000 ह्यूमन डीएनए में जीनोम को क्या किया गया था, टारगेट रखा गया था, लेकिन हमें मिले कितने, हमें 30,000 सर्टिफाइड मिले। वैसे तो 80 से 140 तक मिले थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, स्टोरेज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। सही बात है, जितने आपको ये बेस पेयर मिले हैं, जितने आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं जीन मिले हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हमें आइडेंटिफाई किया गया है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, इन डेटाबेस में। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, ये जो आपने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया है, हम इनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ना कोई डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं इनके बेस पर। जैसे हमने मान लो ये सीक्वेंस पता किया, एक डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता था, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि दूसरे एक स्पीसीज के डीएनए में भी यही बेस पेयर होंगे, है ना। तो एक तरीके से एज अ टूल भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। इम्प्रूवमेंट कैसे, अगर कोई बेस पेयर हमारा खराब हो गया है ना, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। राइट, क्लियर। कोई डिजीज हो गया तो डिजीज जब हमें पता रहेगा कौन सा जीन नंबर पर डिजीज हुआ, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, अब हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होते हैं, हम वहाँ पे जो बड़े बड़े स्पीसीज तैयार किए जाते हैं, या कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई बायोमॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, तो हम वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा एड्रेस द डिफरेंट इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज में भी एराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये एक तरीके से एड्रेसिंग द डिफरेंट इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। ठीक है, जितने भी आपके इससे रिलेटेड कोई इथिकल इशूज है, कोई लीगल इशूज है, एंड कोई सोशल सोसाइटिकल से रिलेटेड इशू है। जैसे मान लो कि किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, हम उनके क्रोमोसोम से पता कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये सारे इशू भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। किसके थ्रू, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमें डेटा मिल जाएगा, ओबियसली हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप अ जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन जीनोम बाय आइडेंटिफाइंग 1000 ऑफ जेनेटिक मार्कर एंड मैपिंग। देखिए इसके थ्रू आप एक जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम इस जगह पे हैं, इस तरीके से दिखते हैं, ताकि उनकी स्टडी के लिए हमें हेल्प हो। राइट, हम उसको फ्यूचर में रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर पाएँ। क्लियर है, कितने 1000 ऑफ जेनेटिक मार्कर, है ना। जेनेटिक मार्कर का मतलब होता है कि कोई ना कोई फंक्शन करने वाला इंडिकेटर। ठीक है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए बायोमॉलिक्यूल्स, तो वो हमें इसके थ्रू मिले। ये हमें ऑब्जेक्टिव्स रखा था। ठीक है, तो इसमें से में भी कुछ कुछ अचीव भी हुए होंगे, कुछ कुछ ना भी हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम हुए हैं। लास्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्टेन अ फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम। सही बात है, आपने देखा होगा कि एक तरीके से एज अ वेक्टर के फॉर्म में ह्यूमन के जीनोम का हम पर्टिकुलर जीन कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने क्रोमोसोम नंबर, कितने जीन है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पता कर चुके हैं, और उसका हम जेनेटिकल मैप भी बना चुके हैं, जो कि आज स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन के साथ साथ हम बाईएसी एंड कॉस्मिड का भी, और बाईएसी मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इसका भी हम जेनेटिकल मैप तैयार कर सकते हैं। क्या करने के लिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा टू सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम, टू सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन के अंदर के जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया है। राइट, तो आई होप दोस्तों कि क्या क्या गोल्स थे, ये आइडिया आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट इसको देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हमने गोल्स पता कर लिए, क्या क्या कैरेक्टर्स उसके थे वो पता कर लिए,
अब इसके क्या फ़ायदे हैं, हम कहाँ कहाँ इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला इम्प्लीमेंटेशन है डिसऑर्डर। कहाँ है? डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी हमारे जीन्स में होने वाला डिसऑर्डर, हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम इसे क्या कर सकते हैं, उसे पता कर सकते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके उसे ट्रीट भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा, मोर देन 1200 जीन ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसके लिए, ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इन सारे डिजीज के लिए, है ना, बहुत सारे ऐसे जीन आज भी प्रेजेंट है जो कोई ना कोई डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस उन्हें एक एटमॉस्फेयर मिले उस डिजीज को एक्टिव होने के लिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है कैंसर, है ना, मल्टीपल जीन टू डिटरमाइन द कॉज कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल, एग्जाम्पल ओंकोजीन्स। देखिए आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक ऐसा जीन है जो आपको कैंसर कॉज करता है ना, कौन सा, ओंकोजीन्स। और ओंकोलॉजी किसके अंदर स्टडी करते हैं, कैंसर की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कैंसर की स्टडी ओंकोलॉजी के अंदर। तो ओंकोजीन्स हर ईच एंड एवरी स्पीसीज, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है जो कि एक तरीके से कैंसर कॉज करने में रोल प्ले करता है, बस उसे कोई ना जेनेटिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर मिल जाए जो उसे एक्टिव कर दे, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर। क्या है, हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कई सारे माइक्रोब्स में चेंज लाके हम उनको एज अ टूल्स, एज अ एंटीबायोटिक, एज अ वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना में देखा होगा क्या था, कोरोना में, कोरोना वायरस के कॉज होने की वजह से हमने क्या किया, कोरोना की बॉडी में चेंज करके उसके जेनेटिक्स में उसको हमने इस्तेमाल कर लिया एज ए वैक्सीन और उसकी वजह से हमारा डिजीज ठीक हो गया। तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर में भी क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस में, इट विल बी इंडिकेट प्रपोज फॉर द सॉरी प्रोस्पेक्ट फॉर द हेल्थ लिविंग बाय द डिजाइनर ड्रग्स, है ना, डिजीज के हिसाब से हम ड्रग्स को बना सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट, आपके जो फूड्स आते हैं हम उनको जेनेटिकल मॉडिफाइड करके तैयार कर सकते हैं कि हमें अगर प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो प्रोटीन वाले हम फूड तैयार कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट वाले कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के अंदर क्या है, आपको पता होगा, इट इज़ विल बी पॉसिबल टू स्टडी वेरियस जनरल प्रोटीन टुगेदर इन एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं जो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आप एक तरीके से उनके कनेक्टिविटी के नेटवर्क को आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। और दूसरा इसमें ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तो आप एक जीन को दूसरे जीन से इंटरेक्ट करवाओगे, कौन मैच करेगा कौन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो वेरिएशन कॉज करेगा, अगर करेगा तो आगे चल के किसी न किसी बेनिफिट ऑर्गेन्स या कोई न कोई बॉडी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टडी ऑफ, अब इंटरेक्शन कब करा सकते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन पता रहेगी कि किसके साथ ये मैच कर सकता है। इसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू, आपको पता है कि बहुत सारे टिश्यू से रिलेटेड, आपके सेल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, है ना, क्या कॉज करते हैं, डिजीज, कैंसरस जैसे डिजीज। तो हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। ऑल द जीन्स आर ट्रांसक्रिप्ट इन एन पर्टिकुलर टिश्यूज, ऑर्गन और ट्यूमर, ठीक है। बहुत सारे ट्यूमर के बारे में, बहुत सारे टिश्यूज ऑर्गन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैसे, हम इसका जेनेटिक जीन तैयार करके हम उसे ग्रो अप करवाएं, ग्रो अप करवाने के बाद जो बनेगा तो हमें पता चल जाएगा, राइट, कि ये क्या बना सकता है। उसके बाद नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट natural capability of non-human or organism can be used meeting challenges in health care। आपको पता है कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मतलब कि जैसे मैं ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके एक नॉन ह्यूमन बना सकता हूँ। नॉन ह्यूमन का मतलब ह्यूमन है जो ह्यूमन नेचर का हो, नॉन ह्यूमन मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, ह्यूमन से बढ़ चढ़ के वो
एक्टिविटी दिखाए, काम दिखाए। जैसे मैं 10 केजी वेट उठा सकता हूँ तो वो 20 केजी उठा ले, तो क्या एक तरीके से नॉन ह्यूमन है ना? उतना तो हम नहीं उठा सकते जितना वो उठा सकता है ना? एक तरीके से रोबोटिक नेचर का जो फीचर है वो हम डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म में इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता है कि कौन सा जीन में कितनी पावर है, हम उसको ऐड करेंगे तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए आपको पता है कि एचजीपी का यूज़ हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट स्टडी के लिए, ह्यूमन जीनोम जो सीक्वेंस है उसकी स्टडी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अगले आने वाले जनरेशन को तैयार कर सकें, बना सकें और उसमें रिसर्च कर सकें। साथ ही साथ और स्पीसीज के